हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया के MBA फुल टाइम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लाइक 2015 और 16 को हम डिस्कस करेंगे और उसमें और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 2015 से, जो करंट अफेयर्स तो वहाँ पे हम जो ज़रूरी रहेगा वही डिस्कस करेंगे। उस टाइम के लिए ज़रूरी था, आज के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उन्हें डिस्कस हम नहीं करेंगे। लेकिन जो यूनिवर्सल है क्वेश्चंस उन्हें हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स वाले जो इस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं उन्हें हम छोड़ देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 2015 के क्वेश्चन पेपर से। तो 2015 के पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि इस टाइम के लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इज द इंडियाज रैंक इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्स एज पर डेटा पब्लिश्ड इन 2014 बाई पावर रिएक्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। देखिए यहाँ पे 2014 पब्लिश डेट दिया हुआ है, बट अगर जो लेटेस्ट डेटा है वो 2019 का है और उसमें भी 13th रैंक है इंडिया का 2019 में भी 13th रैंक है। तो उस टाइम का 14 का देखें या हम 19 का देखें तो रैंक सेम है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था हमारा। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु हैज सिक्योर्ड इंडिया द 5th कोर्ट। ये भी किसी उस टाइम के लिए क्वेश्चन था। इस टाइम पे रियो ओलंपिक्स को हुए भी दोबारा से हो गया, रियो ओलंपिक्स खत्म भी हो गया, फिर से आ गया। ठीक है, हम दोबारा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हु हैज इमर्ज एज द मोस्ट रन स्कोरर इन इंडियन प्रीमियर लीग 2015। देखिए यहाँ पे 2015 पूछा गया, तो 2015 ने इस बारी का जो करंट था वो 2022 का था और 2022 में जो ऑरेंज कैप होल्डर है वो है जॉस बटलर। कौन है? जॉस बटलर 2022 के जो ऑरेंज कैप होल्डर हैं वही। ऑरेंज कैप होल्डर का मतलब मोस्ट रन स्कोरर। तो ये जॉस बटलर जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अ हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास। ये बुक लिखी है VS नैपॉल ने। VS नैपॉल बुक्स, इनका जो लिटरेचर के सेक्टर में इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है VS नैपॉल का। हम सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का जो इंटरनेशनल डे है वो 22 ऑफ मई है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर्स अ कंट्री फ्री ऑफ इबोला इफ नो न्यू केस इज रिपोर्टेड फॉर 42 डेज। अगर इबोला का 42 डेज तक कोई भी केस किसी कंट्री में रिपोर्ट नहीं हुआ है तो हम उस कंट्री को इबोला फ्री कंट्री मान लेते हैं। ऐसा WHO की एक नोटिफिकेशन में आया है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है। हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन मूवी हैज वॉन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड एट 68 कांस फेस्टिवल। तो ये 68th की बात थी, इस टाइम पे तो कोई नहीं। उस टाइम पे मसान ने जीता था। उस टाइम की अगर हम बात करें तो मसान की बात करेंगे। ठीक है, हम 9th क्वेश्चन पे आते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ वॉइस पासवर्ड फैसिलिटी सर्विस टू इट्स कस्टमर ऑन May 26, 2015। तो ये फर्स्ट और लास्ट अभी तक फिलहाल तो वो ICICI बैंक है जिन्होंने वॉइस पासवर्ड फैसिलिटी लॉन्च किया अपने कस्टमर्स के लिए। हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द न्यू बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड एट। देखिए उस टाइम का था, इस टाइम पे यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता ये क्वेश्चन। हम 11th क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी रिसेंटली प्रेजेंटेड 2015, ये मई 2015 की बात है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड टू हाउ मेनी नर्सेज। तो ये 2015 की बात कर रहे हैं और हमें 2022 में तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। 2021 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पहली बात तो प्रणब मुखर्जी नहीं है इस टाइम पे प्रेसिडेंट। यहाँ पे आपके जो हैं रामनाथ कोविंद जी हैं, तो उन्होंने इस बारी जो है वो 51 नर्सेस को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, जो है वो 51 है, जो यहाँ पे गिवन नहीं अगर हम 2021 की बात करेंगे तो। 12th क्वेश्चन देखते हैं हम। पंजाब ब्राउन इज अ पॉपुलर ब्रीड ऑफ। पंजाब ब्राउन की बात करें, ये एक चिकन ब्रीड है। पंजाब ब्राउन एक चिकन ब्रीड है। 14th क्वेश्चन पे हम आते हैं। 13th क्वेश्चन का यहां से कोई मतलब नहीं है, 14th क्वेश्चन पे आते हैं।
हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये उस टाइम पे भी थे 2015 में और आज भी हैं, वो है विजय केलकर, और ये इनका कमीशन भी था इस पे, विजय केलकर कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ पब्लिक और प्राइवेट में, इन पे क्या क्या डिफरेंस क्रिएट हुए हैं, उनके लिए कमीशन बना था केलकर कमीशन। तो वो कौन से हैं? विजय केलकर है। ठीक है। 15th क्वेश्चन, विच कंट्रीज वुड बी कवर्ड अंडर द ई टूरिस्ट वीजा स्कीम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मई 2015। देखिए ये उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम की बात अलग थी। फिलहाल हम 153 कंट्रीज को सर्व करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम का था, तो उस टाइम की बात अलग है। अगला देखते हैं, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द कमेटी सेट टू रिव्यू मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इशूज। ये कमेटी के चेयरमैन थे एपी शाह, अभी भी हैं ये एपी शाह, अभी भी चेयरमैन है रिव्यू मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इशूज के। ठीक है। हमारा 17th क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स नो टबैको डे 2015 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। ये आपका होता है 31 मई को। ठीक है, 31 मई। इसमें दो चीज आपको मई में मिलता है, एक 1 में लेबर डे, 31 में नो टबैको डे। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। Who was क्वेश्चन नंबर 18, who was appointed as the crown prince of Saudi Arabia in April 2015। 2015 में अपॉइंट हुए थे क्राउन प्रिंस, वो अभी भी हैं, मोहम्मद अल सऊद बिन सलमान। पूरा नाम नहीं यहाँ पे मोहम्मद अल सऊद है, वैसे पूरा मोहम्मद अल सऊद बिन सलमान ऐसे हैं। ठीक है, तो हम 19th क्वेश्चन पे आते हैं, इफ अ पर्सन वांट्स टू एनरोल फॉर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हिज और हर एज मस्ट बी बिटवीन। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अगर आप उसे लेना चाहते हो तो आपकी एज कितने के बीच में होनी चाहिए? तो वो एज है 18 to 17 ईयर्स। आपकी एज 18 to 17 ईयर्स के बीच की होनी चाहिए, ना ही 18 के पहले आपको ये बीमा मिल सकता हो, ना ही 70 के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एंड्रेज दूदा हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये पोलैंड के हैं प्रेसिडेंट, जो फिलहाल अभी भी हैं, पोलैंड के हैं। ठीक है। 21 क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 161st मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये तब की बात थी, फिलहाल जो है वो जो सबसे न्यूएस्ट कंपनी जो WTO का मेंबर बना है वो है अफगानिस्तान। ये 2015 की रिपोर्ट है, 15-16 की रिपोर्ट है। अफगानिस्तान सबसे न्यूएस्ट कंट्री बना है जो WTO में है। देखिए अगर हम WTO की बात करें, आपको पता होना चाहिए रसिया WTO का पार्ट नहीं है, वो WTO का मेंबर नहीं है रसिया। ठीक है, इंडिया है, फाउंडिंग मेंबर्स में से है, लेकिन रसिया WTO का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे गिवन भी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान आपको ऐसे ही याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री टॉप द ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2015। अगर हम 2021 की बात करेंगे तो जापान ने टॉप किया है। टूरिज्म का इंडेक्स जो है वो जापान ने टॉप किया है 2021 का। ठीक है, अगला देखते हैं, द भुवनेश्वर डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। ये एसोसिएटेड है रिंग एसोसिएशन, ओशियानिक रिंग एसोसिएशन यानी आयोरा से, ओशियानिक रिंग एसोसिएशन से रिलेटेड है भुवनेश्वर डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट लायन सेंसस व्हाट इज द नंबर ऑफ गिर लायंस इन इंडिया। ये अप्रोक्सीमेटली 500-600 के आसपास जाता है, 500 के आसपास। वो उस टाइम का डेटा था, डेटा जब पब्लिश होता उसी टाइम पे वो इंपॉर्टेंट रहता है। तब से डेटा पब्लिश नहीं हुआ तो इसलिए हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। डेटा पब्लिश होता है, वो न्यूज में आता है तो करंट अफेयर्स को क्वेश्चन बनते हैं। तो ये डेटा दोबारा से पब्लिश नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन बनने के चांस भी नहीं होते ऐसे क्वेश्चन। जब डेटा पब्लिश होता है उसके 2-4 महीने में अगर कोई एग्जाम है, 2-4-6 महीने के अंदर में, तो डेटा पब्लिश होने के अंडर में 2-4 महीने के बाद कोई एग्जाम है तो वो डेटा उसमें पूछा जा सकता है, लेकिन इतने दिनों बाद ऐसे डेटा नहीं पूछे जाते हैं जनरली।
तो ये हमारा 2015 का जो था वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे 2016 पे। 2016 में हम देखते हैं 2016 में जो मोस्टली पार्ट था वो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। जामिया का जो पैटर्न रहा है वो पैटर्न हर साल चेंज होता है। आप 21 का अगर पैटर्न देखेंगे वहां पे आपको ना तो ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन मिलेगा, ना पॉलिटी से कोई क्वेश्चन मिलेगा, ना हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिलेगा, नहीं कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से बना है और वो भी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर से, और एक रेपो रेट के बारे में पूछ लिया गया है 21 के क्वेश्चन पेपर। तो जामिया का पैटर्न हर साल चेंज होता है। तो 2016 पे हम आते हैं। 2016 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंट्री एक्सपीरियंसिंग हाइपर इन्फ्लेशन शुड सी अ रैपिड। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? बेसिकली इन्फ्लेशन जब ज्यादा दिनों तक रह जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए, फिर हाइपर इन्फ्लेशन में आप जब गवर्नमेंट ज्यादा ही पैसे मार्केट में और डाल दे तो उस टाइम पे हाइपर इन्फ्लेशन, जब लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और लेकिन मार्केट में उस कोई कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, मार्केट में सामान नहीं होते हैं उसे खरीदने के लिए, और आपको एक जनरल नेसेसिटीज जो होती हैं आपकी, उन्हें खरीदने के लिए आपको बल्क अमाउंट में, लाइक एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए आपको 1000 रुपीज पे करना पड़े, एक नॉर्मल जो 10 रुपए का ब्रेड का पैकेट आता है, तो उसे हम बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। उस टाइम पे क्या होता है? डिवैल्यूएशन ऑफ इट्स करेंसी की बात करते हैं हम, करेंसी को डिवैल्यू किया जाता है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रेफर्स टू। अब ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता क्या, पहले तो ये हम समझते हैं। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ये होता है जब आपके पास अमाउंट है डिपॉजिट, जब एक बेसिकली ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट एक सेंट्रल बैंक ही जनरली लेते हैं। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जैसे कि किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास एक एक्सेस अमाउंट आ गया है और वो आरबीआई को नहीं देना चाह रहा, अपने पास ऐसा रखना चाह रहा है, तो उस टाइम पे आरबीआई उससे कहेगा कि आप इतने पैसे रख रहे हो ना, इस पे हमें चार्ज दो। ठीक है, तो ये आपके पैसे आपके पास रखने के चार्ज आपको देने पड़ेंगे। सीधे लैंग्वेज में बोले तो यही चीज है, आपका अपना पैसा अपने पास रखने के लिए आपको चार्ज देने पड़ेंगे, उसे बोलेंगे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, जो बेसिकली एक सेंट्रल बैंक करता है। तो यहां पे हम ऑप्शंस पे आते हैं। नेगेटिव, पहला ऑप्शन आपका नेगेटिव स्प्रेड ऑन लोन्स ऑब्टेन्ड बाय आरबीआई। अ सिचुएशन वेयर instead of receiving money on deposit, depositors must pay regularly to keep their money with the bank. A situation net return after adjusting the inflation rate is negative. यहां पे 3 ऑप्शन आपको, तो यहां पे जो ऑप्शन ए है आपका नेगेटिव स्प्रेड ऑन लोन्स ऑब्टेन बाय आरबीआई, और क्वेश्चन बी है अ सिचुएशन वेयर इंस्टेड ऑफ रिसीविंग मनी ऑन डिपॉजिट्स डिपोजिटर्स मस्ट पे रेगुलर टू कीप देयर मनी विद द बैंक। तो बैंक की बात नहीं होती, बेसिकली नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो होता है वो एक सेंट्रल बैंक की बात है, वो सेंट्रल बैंक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म है। जीडीपी का मतलब होता है एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री के बाउंड्री लाइन के अंदर जो टोटल फिनिश प्रोडक्शन होते हैं, टोटल फिनिश गुड्स सर्विसेज होती हैं, उससे हम जीडीपी बोलते हैं, एक फिक्स पीरियड में और एक बाउंड्री लाइन के, बाउंड्री लाइन इन द सेंस कि हमारी कंट्री का कोई भी इंसान या फिर कोई भी कंपनी अगर बाहर काम कर रहा है वो वहां से पैसे देता है तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। जीडीपी सिर्फ उन्हीं पैसे को इंक्लूड किया जाता है जो हमारी टेरिटरी के अंडर में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, वही जीडीपी में इंक्लूड होता है। ठीक है, जो बाहर से पैसे आते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं जीडीपी में। तो हम ऑप्शन देखते हैं। अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हम आगे का ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। द ग्रॉस रियलाइजेशन बाय द इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स इन द कंट्री, नहीं, ऑप्शन सी आपका ग्रॉस एसेट एक्रूवल ऑफ द होल कंट्री या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन ए सही है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये काफी लाइमलाइट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। कार्बन ट्रेडिंग, व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग? कार्बन ट्रेडिंग बेसिकली हर एक कंट्रीज को एक कोटा दिया जाता है,
एक कोटा दिया जाता है कि आपकी कंपनियां जो हैं, आपकी फैक्ट्रियां जो हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इससे ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं हो सकता। यूं समझो कि 5 यूनिट कोटा मिला है इंडिया को, ठीक है, 5 यूनिट कोटा मिला है इंडिया को कार्बन एमिशन करने के लिए। और हमारे बगल वाली कंट्री की बात करें, श्रीलंका को भी 5 यूनिट ही मिला है कार्बन एमिशन के लिए, लेकिन इंडिया ने 7 यूनिट एमिशन कर दिया। और उसी केस में श्रीलंका ने 3 यूनिट एमिशन किया। तो ये 2 यूनिट इनका बचा है ना, तो इस 2 यूनिट को इंडिया खरीदेगा कि हम ठीक है, ये जो हमने एक्सेस एमिशन किया है कार्बन का, इसे हम आपसे खरीदेंगे, तो वही कार्बन ट्रेडिंग कहलाता है। तो अब हम ऑप्शन पे आते हैं कार्बन ट्रेडिंग के। सेलिंग ऑफ एक्सेस कार्बन इन इंटरनेशनल मार्केट, एक्सेस कार्बन इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, आगे का भी देख लेते हैं। शिफ्टिंग प्रोसेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, और सी है आपका ट्रेडिंग पॉल्यूटिंग राइट्स थ्रू अ रेगुलेटरी सिस्टम। ये क्या है, आप अपने पॉल्यूटिंग राइट्स को एक रेगुलेटरी सिस्टम के हिसाब से जब बेचते हैं, उसी को ही कार्बन ट्रेडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ASEAN इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर होता है ASEAN का। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज हेडक्वार्टर्ड एट, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 6th क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड केम इनटू एक्जिस्टेंस, ये हमारी आजादी के टाइम पे ही आ गया था। ट्रेड जो एग्रीमेंट होता है टैरिफ वगैरह, टैरिफ ट्रेड का, ये 1947 की बात है। LIB और लिबोर स्टैंड फॉर, लिबोर क्या है, एक लंदन का एक बैंक है, तो लिबोर यहाँ पे लंदन का जो ऑप्शन वही सही, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट इज स्टैंड फॉर लिबोर, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। व्हाट इज कार्टेल, 8th क्वेश्चन आपका कार्टेल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्टेल बेसिकली वो होता है, समझ लो आपकी एक कंपनी है और एक आपके बगल में एक कंपनी और है, और उस पूरे इलाके में सिर्फ 2 ही उस चीज की कंपनी, मतलब एक आप मान लो एक सीमेंट की कंपनी आपकी, और एक आपके बगल में आपके फ्रेंड ने भी सीमेंट की कंपनी खोल ली। आप दोनों ने आपस में समझौता कर लिया कि देख भाई, हम इसमें ना कंपटीशन नहीं करेंगे, तू एक फिक्स अमाउंट रख, मैं भी एक फिक्स अमाउंट रखूंगा, कुछ भी हो जाए हम कंपटीट नहीं करेंगे, हमारा एक फिक्स रेट रहेगा, हम इतने पे ही बेचेंगे, ताकि हम दोनों एक एनफ प्रॉफिट कमा सके। इन द केस आप अभी करंट एग्जांपल की बात करेंगे तो कोका कोला और पेप्सी की बात करिए आप। कोका कोला क्या है, आपको कोका कोला और पेप्सी सेम रेट सेम क्वांटिटी हर एक चीज देंगे, ना वो कम देंगे ना वो ज्यादा, नाम चेंज करके, लेकिन सेम क्वांटिटी, एकदम सिमिलर प्रोडक्ट आपको देंगे, एकदम सिमिलर प्रोडक्ट, क्वांटिटी भी चेंज नहीं होगी, प्राइस भी चेंज नहीं होगा। तो जब आप लोग एक मोनोपोली सेट कर लेते हो ना, 2 कंपनियां मिलकर मार्केट में अपनी मोनोपोली सेट कर ली कि ना हम ज्यादा में बेचेंगे ना तुम ज्यादा में, हम एक फिक्स रेट पे बेचेंगे ताकि हम दोनों को प्रॉफिट हो, तो ये होता है कार्टेल। तो अब हम कार्टेल पे देखते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस और कॉर्पोरेशन जनरली इन द सेम ट्रेड फॉर्म्ड विद व्यू टू कंट्रोलिंग प्राइस एंड एंजॉयिंग मोनोपोली। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 9th क्वेश्चन है रेपो रेट इज, रेपो रेट क्या, देखिए रेपो रेट है जब कॉमर्शियल बैंक किसी सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, उस पर जो इंटरेस्ट पे करता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। इन केस ऑफ इंडिया आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, और कोई भी कॉमर्शियल बैंक ले लो, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, एनी बैंक, तो वो जब एक अमाउंट लेते हैं आरबीआई से उधार, तो उस पर जो पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं रेपो रेट। जिस इंटरेस्ट रेट पे उन्हें पैसे मिल रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, रेपो रेट। तो हम 9th क्वेश्चन के ऑप्शन पे आते हैं। द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया lends money to commercial bank in the event of any shortfall of funds, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया आर, IFRS फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इज मैंडेटरी। 11th पे आते हैं। हु इज द नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, पीटर एफ ड्रकर को फादर ऑफ
मैनेजमेंट ही माना जाता है। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज द रिसेंट ईयर ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन परचेजिंग पावर टर्म, पीपी के फॉर्म में। तो उस टाइम पे यूके की बात हो रही थी। ठीक है, यूके जापान, इस टाइम पे भी इंडिया आती है थर्ड पे, इस टाइम पे इंडिया आती है थर्ड पे पीपी की बात, परचेजिंग पावर में। आफ्टर स्टैंड फॉर आफ्टर यूएसए एंड चाइना, इंडिया थर्ड पे आता है पीपी में। ठीक है, तो इस टाइम की बात अलग थी, अब जो करंट है वो थर्ड पोजीशन इंडिया का आफ्टर यूएसए एंड चाइना। आईआरडीए क्या है? आईआरडीए इज द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री फाइनेंस। किससे रिलेट करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेट करता है आईआरडीए, जिसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए। हाउ मेनी मेंबर्स, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूरोपियन यूनियन। देखिए यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा है, उस टाइम पे 28 मेंबर्स थे जब 2016 का पेपर ये। लेकिन इस टाइम पे आपने एक न्यूज सुना, ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो 28 से 27 हो गया है अब नंबर। ठीक है, तो अगले पे आते हैं हम 15, वैल्यू एडेड टैक्स इज, व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स? इज अ फॉर्म ऑफ कंजप्शन टैक्स, इज अ फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट टैक्स तो नहीं होता, इज अ फॉर्म ऑफ कंजप्शन टैक्स होता है ये। ठीक है, नस्डैक, NASDA के, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशंस। ठीक है, मेक इन इंडिया, ये पीएम मोदी जब पीएम बने ही थे उसी टाइम पे उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था, मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया में प्रोडक्शन करो। कोई भी फॉरेन कंपनीज है, हम वहां से चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप आइए हमारी कंट्री में अपना प्रोडक्शन हाउस खोलिए। उनका कहने का मतलब ये है। मेक इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, ये सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, सितंबर 2014 में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज द लोन। देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यहां पे ये 90 रहेगा, फॉर विच द बोरोवर हैज फेल्ड टू मेक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 19 डेज इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। 19th क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे तो ये टर्म कब यूज हुआ था? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म यूज हुआ था इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, उस टाइम पे फाइनेंशियल, इनका मतलब था कि जो बैंक का जो टोटल क्या है, मतलब बैंक की जो फैसिलिटीज है ना, ये गरीबों तक भी पहुंचे, सिर्फ अमीरों तक ही ना रहे, इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का मर्जर कर दिया था, उस टाइप पे फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड आया था। तो देखते हैं क्या है, डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू सेक्शंस ऑफ डिसएडवांटेजेड एंड लो इनकम सेगमेंट्स, ये ए ऑप्शन है, बी देख ले। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी इन फाइनेंशियल सिस्टम, फंडिंग बाय द गवर्नमेंट उधर नहीं, तो ए ऑप्शन यहां पे से डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू सेक्शंस ऑफ डिसएडवांटेजेड एंड लो इनकम सेगमेंट। देखिए इंदिरा गांधी जी ने इसलिए किया था कि जो प्राइवेट बैंक है वो हाई रेट इंटरेस्ट पे आपको लोन देंगे, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करता। और हर एक प्राइवेट कंपनी का सिर्फ एक इंटेंशन होता है, मोस्टली अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसका एक ही इंटेंशन रहेगा, प्रॉफिट मेकिंग। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इसीलिए हुआ था ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसे लोगों तक पहुंचे, ऐसे लोग भी इसका फायदा उठा सके जो हमारे सोसाइटी में बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के में आते हैं, उनके लिए हुआ था ये बेसिकली। 20th क्वेश्चन देखिए, लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वीकनेस ऑफ बिजनेस। देखिए आपकी ब्रांड इमेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है आपके बिजनेस के लिमिटेशंस के लिए, ब्रांड इमेज। ठीक है, 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व की बात करते हैं, एफडीआर यहां पे एक टर्म लिखा ऑप्शन बी में, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एसडीआर आईएमएफ की तरफ से हर एक कंट्रीज को मिलता है कोटा कि आप इसे कभी भी एक्सचेंज करवा सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कैश। एसडीआर होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, तो एक तरीके से ऑफिशियल रिजर्व भी माना जाता है।
और ट्रेडेबल फॉरेन करेंसीज ये तो माना ही जाता है, गोल्ड भी माना जाता है, एचडीआर भी माना जाता है। फॉरेन करेंसीज तो आपका क्या बचा, फॉरेन एसेट्स है जो आपका ऑफिशियल रिजर्व नहीं माना जाता। तो आज हमने 2015 और 16 के एमबीए के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं फुल टाइम के। तो हम अगली बार कोशिश करेंगे कि 17 और 18 का एक साथ लेके आएंगे, जैसा बेहतर होगा हम आपके लिए करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस।